कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ। बोले, भारत में जो कुछ हो रहा उस पर क्यों नहीं बोलता अमेरिका। जहरीली शराब मौत मामले पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा कितने भोले हैं बिहार के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में कोरोना ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। 47,827 नए मामले आए सामने। राज्य में लग सकता है लॉकडाउन। और अमेरिका में कैपिटल हिल इलाके में हुई फायरिंग। कार ने अफसरों को मारी टक्कर। एक की मौत यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। असम में बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी में ईवीएम ले जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को चुनाव आयोग से मामले की जांच करने की मांग की। और इस बीच जिसके बाद आयोग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। और अब इस बीच अमित शाह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को असम में बीजेपी प्रत्याशी की कार में ईवीएम मिलने के मामले की जांच करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरतलब है कि असम के करीबगंज जिले में गुरुवार रात को उस समय हिंसा की घटना हुई जब भीड़ ने बीजेपी प्रत्याशी की कार का इस्तेमाल मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूप पहचाने का होता देखा। और इस समय हालात इतने बिगड़ गए कि स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हवा में गोली चलानी पड़ी। हालांकि सुबह होते होते इस घटना में बड़े विवाद का रूप ले लिया, लेकिन विपक्षी कांग्रेस यूआईयूडीएफ ने ईवीएम की चोरी होने का आरोप लगाया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और जिसके बाद आयोग ने मतदान केंद्र के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। क्या आपको बड़ी जानकारी दे दें कि संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराने का आदेश भी दिया गया। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश में कोरोना ने फिर रफ्तार बढ़ाई है। इस वक्त की अहम जानकारी, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि 2 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में भी चिंताजनक हालात दिखाई दे रहे हैं। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के मामले हर दिन अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी जानकारी, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 13 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लगातार देश में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में चिंताजनक हालात दिखाई दे रहे हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। लगातार मामले बढ़ना सरकार के लिए भी चिंताजनक हालात बनते जा रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसी के साथ जानकारी मिल रही है कि 2 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आए दिन देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और ऐसे में अब दिल्ली से भी खबर सामने आई है, जहां सेंट स्टीफन कॉलेज के 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और आए दिन कोरोना के मामले हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के और इस बीच खबर सामने आई है कि दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से
लगातार जो दिल्ली सरकार कोशिश करती रह जा रही है कोरोना पे लगाम लगाने के लिए, वो कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब स्टीफन कॉलेज के जो क्या कहते हैं छात्र जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मतलब लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बड़े अधिकारियों को भी आदेश देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल बैठक की गई थी, बैठक के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को यहाँ तक कि डीएम तक को भी ऑर्डर दिए गए कि कोरोना की जो पॉजिटिव की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए और वैक्सीनेशन के काम को बढ़ाया जाए, और लगातार प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, इन सब में भी वैक्सीनेशन के टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को समझाया जाए कि टीका करवाना कितना जरूरी है और वैक्सीनेशन का टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर यूज करने की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रफ्तार पकड़ते नजर आ रहा है कोरोना, तो कहीं ना कहीं उसको लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जी राजीव, जैसा कि ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि 81,466 नए मामले आए हैं देश में, और इस बीच ये आंकड़े आना देश के लिए चिंताजनक बात है। इस बीच ये आंकड़े कैसे कंट्रोल में होंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं चिंता की वजह से विषय जरूर है। मगर जिस तरीके से लगातार जनता की तरफ से लापरवाही की जा रही है, या फिर कहें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से बिल्कुल रफ्तार कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारों को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से भी कुछ लापरवाही है जो उसके अंदर भी खामियों को दूर करना होगा। मतलब जब तक सरकार और जनता दोनों ही मिलकर नहीं चलेगी, जब तक कोरोना पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर जनता को भी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, मास्क चीजों का यूज करें, और सरकार को चाहिए बड़े अधिकारियों को जब फॉलो करवाए, ताकि बड़े अधिकारी के नियमों का पालन करेंगे और खुद भी नियमों का पालन करेंगे तो जनता तक मैसेज जाएगा और जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी कर पाएगी। जी राजीव, जैसे कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें लगातार सरकार की तरफ से बड़ी मुश्किलें बची नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल कोशिश करता नजर आ रहा है, मगर प्रशासन की जो कोशिश है वो इतनी कारगर नहीं नजर आ रही, क्योंकि जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है, या फिर जनता से कहें जिस तरीके से हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी तो जनता ने भी यही कहा कि जब आसाम के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा, मास्क नहीं लगाया जा रहा है, तो फिर आप लोग हमें क्यों समझा रहे हैं। मगर जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है और आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो साफ जाहिर है जनता हो या सरकार हो या फिर बड़े नेता हो, सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें और जानकारी देते रहें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गणेश जुड़ रहे हैं इंदौर से। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में अब खबर सामने आई है कि देश में आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, और अब फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो 81,466 है। क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर जिस कदर कोरोना का कहर लगातार समूचे देश में बढ़ रहा है, उसी कड़ी में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता नजर आया है। और यही वजह है कि अगर आज जो कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 10.4% की दर से कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 2777 केस मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जहां की अब आपको बता दें कि जबकि मध्य प्रदेश के करीब 16 जिलों में संडे को लॉकडाउन अब लग चुका है। पहले 12 जिलों में लगा हुआ था, अब 4 जिलों में भी जो महाराष्ट्र से सटे बॉर्डर है वहां पर भी लॉकडाउन लग चुका है शनिवार रविवार को। उसके बाद भी अब मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और समूचे प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। परसेंटेज की बात करें तो इंदौर की बात करें तो 682 आंकड़े सामने आए हैं, तो भोपाल में 528 मामले सामने आए हैं। तो जो मध्य प्रदेश में 2777 केस सामने आए हैं, ये अब तक के जो पूर्व के 5 या 6 महीने की अगर बात करें तो उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़े आए, जो कि निश्चित तौर पर भयावह और एक चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो अभी भी 19,336 आंकड़े जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अभी भी एक्टिव है, जबकि अब तक 4,014 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना का संकट गहरा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस पर कड़े नियम कानून लगा रही है, लोगों के खिलाफ, लोगों के प्रति
जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, उनके खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ अगर जो लोग, और निश्चित तौर पर अब जैसे सबसे ज्यादा अगर संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो वो है इंदौर, भोपाल। तो इन जिलों पे अब जो लोग बगैर मास्क चलिए दिख रहे हैं गणेश उनको। तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें और जानकारी देते रहें। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रही ANB न्यूज के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। केरला इज मैक्सिमम, नोबडी स्टैंड्स, तो हम इसका सदुपयोग भी करेंगे। और निश्चित रूप से इसका मतलब कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी से हमको ये समझ में आता है कि उनके नीतियों के प्रति उन्होंने हामी भरी है। सर, लगातार सुनते हैं जब भी चुनावी रैली होती है, आप एक चीज लगातार कहते हैं, कहीं राज्य में भी चुनाव हो तो सबसे ज्यादा चर्चा आप करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे की कोई वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का इस्तेमाल ही राज्यों के चुनाव में भी होता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मोदी जी ने राजनीति में की परिभाषा बदल दी। ही हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और राजनीति की संस्कृति बदल दी। और हमारी नहीं, सभी अन्य पार्टियों की। जो लोग जात की बात करते थे आज विकास की बात कर रहे हैं। जो लोग भाई भतीजावाद की बात करते थे वो अभी विकास का मुखौटा लेकर के चल रहे हैं। जो लोग मेवा खाते थे अभी भी मौका मिलेगा तो खाएंगे, वो सेवा की बात करने लगे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज मोदी जी हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ही हैज चेंज, उन्होंने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी। ये छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं प्रधान सेवक हूं, और कहना ही नहीं करके दिखाना। 6 years एक छुट्टी नहीं लेना, दिन रात काम करना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है। एक 2014 के पहले पिछलग्गू भारत, भ्रष्टाचारी भारत, पॉलिसी पैरालिसिस भारत, आज भारत दुनिया में अपनी 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 आन बान और शान के साथ चमक रहा है। दुनिया में हर भारतीय, कोई भी किसी देश के दुनिया के किसी कोने में हो, गर्व से के साथ कह रहा है आई एम इंडियन एंड आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप ये कोरोना की संक्रमण हुआ, आप बताइए, अमेरिका के चुनाव का मुद्दा कोरोना का मैनेजमेंट था कि नहीं था? आप बताइए, यूरोप हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में स्ट्रांग है और उसकी व्यवस्थाएं हमसे स्ट्रांग हैं, लेकिन वो लड़खड़ा गया कि नहीं लड़खड़ा गया? असहाय महसूस हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, वेस्टर्न कंट्रीज जो हमसे स्वास्थ्य में अच्छी थी, उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। और ये भारत 130 करोड़ का देश, इसको मोदी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन भी लगा। आज हम 2,500 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के साथ खड़े हैं। आज 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम बना रहे हैं। आज हमारी 14 लाख से 15 लाख डेली टेस्टिंग कैपेसिटी बन गई है। आज हमारी मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम है और हमारी रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। और हमने 150 देशों को पैरासीटामोल और HCQ की मेडिसिन दी। और कभी सोचा था आपने कि भारत वैक्सीन बनाएगा? भारत तो पहले से ही इंतजार में बैठा होता था यूपीए के टाइम में कि कोई दे दो, किसी भी तरीके से दे दो, कुछ भी कर दो। ये स्वाभिमान जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और
आगे बढ़ते हुए अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोल स्पन के साथ बातचीत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना मास्टर प्लान साझा किया और इस बीच आपको जानकारी दे दे। बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे प्रधानमंत्री होते तो विकास दर की बजाय फोकस जॉब क्रिएशन पर होता। तो यहाँ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकोल स्पन्स के साथ चर्चा के दौरान एक सवाल में जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वे प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पर विकास केंद्रित नीति की तुलना में रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। तो यहाँ चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो आपकी आर्थिक नीति क्या होगी, तो यहाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वे रोजगार पर ज्यादा जोर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं केवल विकास केंद्रित विचार से नौकरी केंद्रित विचार की ओर आगे बढ़ूंगा। हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन उत्पादन, रोजगार सृजन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करने जा रहे हैं। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी को जल्द यूपी लाया जाएगा और अब मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रयागराज के स्पेशल MP MLA के कोर्ट में औपचारिक आदेश पहुंच चुका है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आदेश के आधार पर जज कभी भी फैसला ले सकते हैं। स्पेशल जज सरकारी वकील और मुख्तार के वकील से उनकी राय भी ले सकते हैं और यहाँ आपको बता दें कि बिना राय लिए कभी भी फैसला कोर्ट सुना सकता है। उधर बिहार में बीते 3-4 दिनों में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो चुकी। तो यहाँ शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीने की वजह से लोगों की जान जाने के बाद विपक्ष CM नीतीश और प्रशासन पर हमलावर है और इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर CM नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमला बोलते उन्होंने ये बात बोली कि बिहार के मुख्यमंत्री कितने भोले हैं और अनजान हैं, वो अब तक जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 दिन पहले जहरीली शराब पीने की वजह से प्रदेश में 19 मौतें हो जाती हैं, लेकिन CM अभी भी जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल्पना करिए कि CM की नजर में बिहार के आम नागरिकों के जीवन की क्या कीमत है, तो क्या किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई, तो यहाँ ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो यहाँ मृतकों की परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है और इस बीच कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर भी इसी बात को ही कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं, संयोग ऐसा था कि एक ही दिन में सभी की बीमारियों से मौत हो गई। उधर कांग्रेस नेता राकेश टिकैत के ऊपर हुई जानलेवा हमले के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिला गुरदासपुर में जम्मू नेशनल हाईवे को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया और इस बीच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। और इस बीच किसान नेता इंद्रपाल सिंह ने कहा कि किसान अपने हक के लिए काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही, उल्टा किसान नेताओं पर हमले करवाकर उनको धमकाने पर तुली हुई है। तो यहाँ उनका कहना है कि पहले किसान नेता राजेवाल को धमकी दी जाती है और अब राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करवाया जाता है। वहीं किसानों ने मांग की कि टिकैत पर हमला करवाने वालों से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਸਾधा ਦੋਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ अटैक करा के उन्होंने मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों के आंदोलन को तेज करने से संबंधित बरनाला पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के प्रधान डॉक्टर दर्शन पाल ने संगठन नेताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन तेज करने के लिए अगले पड़ाव के तहत 5 अप्रैल को FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और इसी के साथ 10 अप्रैल को KMP रोड जाम किया जाएगा। और 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार है और इस मौके पर खालसा दिवस मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीम राजा अम्बेडकर की जयंती मनाते हुए संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और इसी के बीच उन्होंने कहा कि मई के पहले हफ्ते संसद की तरफ मार्च किया जाएगा और जिसके लिए बाकायदा तैयारियां की जा चुकी हैं। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FCI ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ KMP ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ 1 ਮਈ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਅੱਗੇ फर्स्ट हाफ ਦੇ ਵਿੱਚ संयुक्त किसान मोर्चे रहता है। भारत में अब तक लगाई गई कोविड-19 टीकों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है और ऐसे में शुक्रवार रात तक 12,76,191 टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसमें 89,03,809 स्वास्थ्य कर्मी और 95,15,410 अग्रिम मोर्चे के कर्मी शामिल हैं और जिन्होंने पहली खुराक ले ली है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही है और जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और वहीं पुणे में लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। उधर कोरोना महामारी के चलते दिल्ली के सबसे पुराने चर्च में कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ऐसे में गुड फ्राइडे पर सिर्फ सीमित लोगों को आने की अनुमति होगी। तो यहाँ आपको जानकारी दे दें कि प्रार्थना और सेवाओं में भाग लेने के लिए भी गिरजाघर की क्षमता से महज 30% लोगों को आने की इजाज़त होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च सबसे पुराने चर्चों में से एक है जो आमतौर पर ईस्टर सप्ताह की सेवाओं के लिए हजारों लोगों को आकर्षित करता है। और बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चर्च आने वालों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के साथ कहा गया है और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन किया गया कि वो चर्च आने से बचें। जहां इस साल कोरोना काल में सिर्फ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं तो वहीं पिछले साल गुड फ्राइडे और ईस्टर के दौरान संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था।
this year, due to the government guidelines and protocol, we have restricted the number of people participating in the celebration. We have just occupied 25 to 30% of the capacity of the church so that we could maintain the social distance in the church. And all the faithful were asked to wear the mask and keep the distance as we celebrated the Good Friday. उधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की लहर मिल नहीं रही है और ऐसे में अब दूसरी लहर काफी ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2967 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 16 लोगों की इस महामारी के चलते मौत हो गई है। तो वहीं बता दें आपको कि कुल आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,22,376 हो गई है और ऐसे में इस महामारी की चपेट में आकर 8,836 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटों में 940 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी शहर में 253 नए मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 3 करोड़ लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। यूपी में एक बार फिर बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है। तो यहाँ महोबा के सुभाष नगर मोहल्ला में शमशान जा रहे लोगों पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें 3 युवकों के घायल होने की खबर सामने आई है। जहां आपको बता दें कि घायल तीनों युवकों के पास से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं फायरिंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पुलिस ने बताया कि नशे की हालत में बदमाश ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और ऐसे में बहरहाल आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कि हमारी आंटी की डेथ हो चुकी थी तो हम जा रहे थे यहाँ पे शमशान घाट पे बारात लेके, ठीक है। तो तभी अचानक वहाँ पे पता नहीं क्या फायरिंग चल रही थी। वहाँ से गुजरते हुए पता नहीं इन रिश्तेदार थे हम लोगों के और पास पड़ोस के भी लोग थे, तो 2-3 लोगों के घायल हो गए। उनके यहाँ पे एक लगी हुई है, एक का यहाँ पे लगा हुआ है और एक के यहाँ पे इनका यहाँ पे लगा हुआ है। कहाँ इलाज कराया आप लोगों ने? यहाँ जिला तो क्या जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे अभी भेजा था खबरी अस्पताल। क्या हालत है उन लोगों की जो गोली लगी? ये सब सामने ही है, बहुत रेफर कर रहे हैं महोबा के लिए। हम लोगों को बहुत दर्द। थाना कवरई क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला है कवरई, जिसमें कि एक व्यक्ति है छत्रपाल, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। उसने शराब के नशे में अपनी बंदूक से जो 12 बोर की है उससे हवाई फायर कर दिया, जिससे वहां से 3 लोग जब गुजर रहे थे तो उसमें 2 व्यक्तियों के हाथ में छर्रे लगे हैं और एक के कमर में छर्रा लगा है। तीनों लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। तीनों की हालत बिल्कुल ठीक है, इलाज उनका चल रहा है। उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। FIR पंजीकृत की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।